हाय एवरीवन, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे ब्लड प्रेशर क्या है, क्यों है इसकी इतनी इम्पोर्टेंस, कितने ब्लड प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं, इसको मापने का सही तरीका क्या है, इसको अच्छे से ट्रीट ना करने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो है आप सिर्फ अपने आहार में ही कुछ बदलाव करके हाइपरटेंशन को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं ब्लड प्रेशर क्या है। हमारा हार्ट ब्लड को नसों में मीनिंग ब्लड वेसल्स में पंप करता है ताकि शरीर के सभी ऑर्गन्स और सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाया जा सके। ब्लड वेसल्स से गुजरते हुए खून ब्लड वेसल्स पर कितना दबाव डालता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। शरीर के सभी अंगों और टिश्यूज तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए ब्लड प्रेशर का होना बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मर्करी में मापा जाता है, जिसको शॉर्ट में mmHg लिखते हैं। ब्लड प्रेशर हमेशा 2 नंबरों में लिखा जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि ऊपर का ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर। लिखते वक्त सिस्टोलिक प्रेशर को लाइन के ऊपर और डायस्टोलिक को लाइन के नीचे लिखा जाता है। दिल की कॉन्ट्रैक्शन यानी कि धड़कन के दौरान जो प्रेशर बनता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और दिल की 2 धड़कनों के बीच में जो प्रेशर बनता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कब माना जाता है। 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक बीपी को आइडियल या बेस्ट माना जाता है। 120 से 129 तक के सिस्टोलिक और 80 से 84 तक के डायस्टोलिक बीपी को नॉर्मल बोला जाता है। 130 से 139 mm के सिस्टोलिक बीपी को और 85 से 89 mm के डायस्टोलिक बीपी को हाई नॉर्मल माना जाता है। अगर सिस्टोलिक बीपी 140 या उससे ज़्यादा हो और डायस्टोलिक बीपी 90 या उससे ज़्यादा हो तो उसे हाइपरटेंशन माना जाता है। 180 या हायर सिस्टोलिक बीपी और 110 या हायर डायस्टोलिक बीपी को इमरजेंसी माना जाता है, मतलब कि इन मरीजों को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों में सिस्टोलिक या डायस्टोलिक में से सिर्फ एक ही रीडिंग हाई होती है। इसको नॉर्मल मत समझिए। अगर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में से सिर्फ एक ही रीडिंग हाई हो तो उसको आइसोलेटेड सिस्टोलिक या आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन कहते हैं। ये भी नॉर्मल हाइपरटेंशन जितनी ही हानिकारक होती है। हाइपरटेंशन 2 प्रकार की होती है। एक है प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन एक प्रकार का हाई बीपी है जिसके होने के एग्जैक्ट कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का ये ही मुख्य कारण है, इसलिए आज हम सिर्फ प्राइमरी हाइपरटेंशन के बारे में ही चर्चा करेंगे। दूसरी प्रकार की हाइपरटेंशन है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वह है जो किसी नॉन एबनॉर्मेलिटी या डिजीज के कारण डेवलप हुई है। इसके मुख्य कारण है किडनी की बीमारी, एंडोक्राइन सिस्टम की बीमारी, ब्लड वेसल्स में खराबी, और कई बार कुछ दवाएं भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर पूरी ट्रीटमेंट के बाद भी कंट्रोल में नहीं हो रहा, या छोटी उम्र यानी कि 30 साल से पहले ही हो गया है, या ब्लड प्रेशर अचानक बहुत बढ़ गया है, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन की पॉसिबिलिटी को भी माइंड में रखना चाहिए और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए।
अब जानते हैं कि हाइपरटेंशन डायग्नोसिस करने का सही तरीका क्या है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग गलत तरीके से हाइपरटेंसिव लेबल कर दिए जाते हैं और बिना बात के बीपी की दवाई खाते रहते हैं। एक समय में 3 मेजरमेंट कम से कम 1 मिनट के डिफरेंस पर लें और लास्ट 2 रीडिंग का औसत लें। अगर एक महीने में 2 या 3 बार रीडिंग्स 140/90 से ज़्यादा आती है तो उस व्यक्ति को हाइपरटेंसिव माना जाता है। एक ही मेजरमेंट के आधार पर हाइपरटेंशन नहीं लेबल करते क्योंकि कभी कभी चिंता या तनाव आदि के कारण बीपी टेम्परेरीली बढ़ जाता है और कुछ समय बाद वह अपने आप ही कम हो जाता है। लेकिन अगर एक रीडिंग 180 या 110 से ज़्यादा आती है तो उसको हाइपरटेंसिव ही मान लेना चाहिए। अब बात करते हैं बीपी मापते हुए क्या सावधानी बरतें ताकि सही रीडिंग आए। बीपी एक शांत और आरामदायक स्थान पर मेजर करें। मेजरमेंट से आधा घंटा पहले सिगरेट, चाय, कॉफ़ी या भोजन ना लें और ना ही किसी तरह का व्यायाम करें। 4-5 मिनट तक आराम से बैठें और बीपी मेजर करते हुए बात मत करें। जो लोग थोड़े एंग्जाइटी प्रोन होते हैं वो घर में ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन से खुद भी बीपी मेजर करें क्योंकि कुछ लोगों में वाइट कोट हाइपरटेंशन होती है, यानी कि एक डॉक्टर के सामने या उसके क्लिनिक में उनका बीपी एंग्जाइटी या स्ट्रेस के कारण ज़्यादा आता है। लेकिन जब वह घर के आरामदायक माहौल में बीपी मेजर करते हैं तो वहाँ बीपी सामान्य आता है। अगर ऐसा है तो अपने डॉक्टर से बात करें, आपको शायद बीपी की रेगुलर दवा की ज़रूरत ना हो। अब जानते हैं हाई बीपी को इतना बुरा क्यों समझते हैं। हाई बीपी के कारण हार्ट को अपनी कैपेसिटी से अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिसके चलते हार्ट फेलियर होने का खतरा बढ़ जाता है। ब्लड वेसल्स पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने से वह वीक, हार्ड या नैरो हो जाती हैं, जिनसे उनके फटने का या बंद होने का खतरा बढ़ जाता है। इन कारणों से स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और आइस की कॉम्प्लिकेशन का खतरा बढ़ जाता है। 120/80 बीपी को इसलिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि जैसे ही ब्लड प्रेशर इससे पार करता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है और हर 20/10 एडिशनल बीपी के साथ रिस्क दुगना हो जाता है। शायद इसीलिए हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन का गहरा संबंध है। 50% रोगियों में डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों एक साथ होते हैं। डायबिटीज में ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल इसकी कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है। इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट को ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत अच्छे से करना चाहिए। ब्लड प्रेशर में प्रत्येक 10 mm कमी के साथ डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन जैसे कि हार्ट अटैक, किडनी फेलियर या आई कॉम्प्लिकेशंस में 10 से 20% की गिरावट आती है। इन ब्रीफ, डायबिटिक्स को अपने ब्लड प्रेशर के बारे में डबली केयरफुल रहना चाहिए। अगर प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। और अगर ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बारे में कोई और प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब बात करते हैं उन चेंजेस की जिनसे आप अपने ब्लड प्रेशर को अच्छे से काबू में ला सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने खाने में नमक की मात्रा कम करें। ज़्यादा नमक हमारे ब्लड वेसल्स को नैरो और स्टिफ कर देता है और शायद ब्लड वॉल्यूम को भी बढ़ाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारी की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। नमक सिर्फ ब्लड प्रेशर को ही नहीं बढ़ाता,
यह बीपी की मेडिसिन्स के काम में भी दखल देता है और उनको ब्लड प्रेशर कम नहीं करने देता। अब जानते हैं कि एक आदमी को और ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए कितना नमक खाना सही है। WHO के अनुसार एक आदमी को रोजाना 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए और जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको रोजाना 2.5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रिसर्च के अनुसार ब्लड प्रेशर के मरीज अगर नमक की मात्रा 2.5 ग्राम से कम कर देते हैं तो उन्हें ब्लड प्रेशर में 5 से 10 mm के करीब गिरावट आ सकती है। इंडिया में एक सर्वे के दौरान ये पाया गया कि एक आदमी एक दिन में 8 से 10 ग्राम तक नमक तो खा ही लेता है। एड टू दिस, ऑन एन एवरेज 50% भारतीय सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन के प्रोन है। सॉल्ट सेंसिटिव का मतलब है कि अगर ये लोग ज़्यादा नमक खाते हैं तो इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इन लोगों में ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ भी अपना असर नहीं करती। एक और ज़रूरी बात, सॉल्ट सेंसिटिविटी उम्र के साथ बढ़ती है और ज़्यादा उम्र के लोग अधिकतर सॉल्ट सेंसिटिव होते हैं। अब तक आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि नमक की मात्रा कम करने से आप अपना ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और शायद वह भी बिना दवाओं के। और अगर आप सॉल्ट सेंसिटिव हैं तब तो नमक कम करने का असर और भी अच्छा होता है। अब प्रश्न उठता है कि नमक की मात्रा कैसे कम करें। तो चलिए बात करते हैं उन तरीकों की जिन्हें अपनाकर आप अपना नमक का सेवन कम कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो आप यह करें कि नमक रिच चीज़ें खाना बंद कर दें। अगर पूरी तरह बंद नहीं कर सकते तो एज ए फर्स्ट स्टेप मात्रा तो कम कर ही दें। सॉल्ट रिच फूड्स आर टेस्ट एनहेंसर्स जैसे कि पापड्स, पिकल्स, चटनीस, स्नैक्स जैसे कि नमकीन्स, भुजिया, दालमोट, फारसा, सेव, चाट कचौड़ी, फ्रेंच फ्राइज, इन चीज़ों में तो नमक कूट कूट कर भरा होता है। बाजार में मिलने वाली आलू भुजिया में हर 100 ग्राम भुजिया में 2.5 ग्राम के करीब नमक होता है, यानी कि 100 ग्राम भुजिया खाने से एक हाइपरटेंसिव के सारे दिन का नमक का कोटा पूरा हो जाता है। होटल एंड रेस्टोरेंट फूड्स आर फार रिचर इन सॉल्ट देन होम फूड। कन्वीनियंस फूड्स जैसे कि इंस्टेंट फूड्स, सॉल्टेड नट्स, पोटैटोज, चिप्स, पॉपकॉर्न, सॉल्टेड क्रैकर्स, बिस्किट्स एंड क्रिस्प्स आर फुल ऑफ सॉल्ट। केचप्स और सॉस में भी काफ़ी सॉल्ट होता है। बेकरी आइटम्स जैसे कि पेस्ट्रीज, केक्स, ब्रेड्स एंड बन्स में भी एक्स्ट्रा नमक डाला जाता है। सॉल्टेड बटर और प्रोसेस्ड चीज़ भी काफ़ी नमक रिच होते हैं। फ्रोज़न फूड जैसे कि सी फिश, क्योर्ड मीट, सॉसेजेस, हैम्स और बेकन भी काफ़ी नमक कैरी करते हैं। और इंस्टेंट कुक्ड फूड में भी एक्स्ट्रा नमक होता है। इन अनहेल्दी सॉल्ट रिच स्नैक्स को बंद करने का आसान तरीका है कि इनकी जगह फलों या सब्जियों का सैलड लेना शुरू कर दे। मिड डे मील जो लोग अक्सर 11 बजे या 4 बजे लेते हैं में सॉल्टी स्नैक्स की जगह फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का सेवन शुरू करें। अब जानते हैं पैकेट्स के लेबल में सॉल्ट की मात्रा कैसे देखें। कितने ग्राम में कितना सोडियम है ये नोट करें और फिर उसको 2.54 से गुना कर दें। रिजल्ट बता देगा कि उतने ग्राम आइटम में नमक की मात्रा कितनी है। लेबल पढ़ते हुए थोड़ा सावधान रहें। 200 ग्राम पैकेट के लेबल में सोडियम की मात्रा प्रति 10, 20 या 50 ग्राम हो सकती है, ना कि पूरे पैकेट की। दूसरा काम यह करें कि घर में खाना बनाते हुए नमक का कम इस्तेमाल करें। इससे आपको ही नहीं आपकी पूरी फैमिली को भी फ़ायदा होगा।
चपाती, पूरी का आटा गूंथते समय या चावल उबालते समय नमक डालना बंद कर दें। खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए ज़्यादा नमक की जगह हर्ब्स या स्पाइसेस का उपयोग करें। हर्ब्स जैसे कि कोरिएंडर, सिनेमन, गार्लिक, जिंजर, स्प्रिंग अनियन, और स्पाइसेस जैसे कि क्यूमिन, टर्मरिक, पेपर, करी लीव्स। इसके अलावा लेमन, विनेगर, सेसमे ऑयल और ऑलिव ऑयल भी खाने को बिना नमक के अच्छा स्वादिष्ट बना देते हैं। खाने में नमक का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करना शुरू करें। अपनी टेस्ट बड्स को कम नमक का आदी होने दें। समय के साथ धीरे धीरे आपकी टेस्ट बड्स कम नमक की आदी हो जाएंगी और कम नमक वाला भोजन भी उतना ही स्वादिष्ट लगना शुरू हो जाएगा जितना कि ज़्यादा नमक वाला लगता था। लंबे समय तक अधिक नमक का सेवन आपकी टेस्ट बड्स को कम सेंसिटिव बना देता है, जिसके कारण सेम टेस्ट के लिए ज़्यादा और ज़्यादा नमक की आवश्यकता होती है। धैर्य रखें, थोड़ा समय दें, कम नमक वाला खाना भी उतना ही स्वादिष्ट लगने लगेगा। अगला कदम है आहार में पोटासियम की मात्रा कैसे बढ़ाएं। पोटासियम और सोडियम इंटरकनेक्टेड हैं। जिन लोगों के आहार में सोडियम बाय पोटासियम रेशो अधिक होती है उनमें हार्ट अटैक का रिस्क 2 गुना हो जाता है। पोटासियम सोडियम के इफेक्ट को कम करके बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है। पोटासियम रिच फूड्स आर बनानास, स्पिनच, स्वीट पोटैटो, ऑरेंजेस, वाटरमेलन, कोकोनट वाटर, लेंटिल्स, बीन्स, लीफी ग्रीन्स एंड टोमेटोज। सरल भाषा में बोलें तो अगर आप होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से भरपूर खाना खाते हैं, ऊपर बताए गए सॉल्ट रिच फूड से परहेज करते हैं और घर में खाना बनाते समय कम नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपना बीपी 10 mm तक आराम से कम कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन है तो और भी अच्छा प्रभाव हो सकता है। अब अगला स्टेप है शराब का सेवन कम करें। द मोर अल्कोहल यू ड्रिंक द हायर इज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरटेंशन। पुरुषों में 2 पैग यानी कि 60 ml और महिलाओं में 1 पैग यानी कि 30 ml से ज़्यादा शराब बीपी को बढ़ा देती है। शराब बीपी की दवाओं की एफिकेसी को भी कम करती है और अत्यधिक शराब जैसे कि 4 पैग से ज़्यादा ब्लड प्रेशर को शूट अप कर देती है। अल्कोहल ड्रग रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर खाने में ऊपर बताए गए बदलाव के साथ साथ अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं, वजन कंट्रोल में रखते हैं, सिगरेट से परहेज करते हैं, स्ट्रेस फ्री जीवन व्यतीत करते हैं और अच्छी नींद लेते हैं, तो काफ़ी संभावना है कि आप हाई ब्लड प्रेशर को बिना दवाओं के या कम से कम दवाओं से कंट्रोल में कर सकते हैं। एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं या फिर कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, यह जानने के लिए मेरा वीडियो एक्सरसाइज इन डायबिटीज देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के विषय के बारे में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। मुझे यकीन है कि आज की चर्चा दिलचस्प और उपयोगी रही होगी। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। आने वाले समय में और भी फ़ायदा होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।